आजकल इंडिया में मशरूमिंग हो गई है रियलिटी शोज की, बहुत जो ज़्यादा बताते हैं कि हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सब देते हैं। आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली नेम बिकॉज क्यों उनको टीआरपी देना, लेकिन ये जो रियलिटी शोज हैं इनमें कितना सच है? रियलिटी शोज के अंदर सिंपल सा एक सच है, जितनों को चेक मिल रहे हैं अगर उनकी उतनी फंडिंग हो रही है तो वो अभी तक कहाँ हैं, उनके बिजनेस कहाँ हैं। 100 में से अगर 50 को चेक मिला है तो उसमें से 10 के बिजनेस दिखते हैं, बाकी 40 कहाँ हैं। आपके पास में रियलिटी शो में आया, मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दिखाया कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, देखो देखो देखो। आपने 10 मिनट में डिसाइड कर लिया कि आप फंडिंग करोगे। इज इट दैट इजी? आप खुद कंपनी चला रहे हो, आप बोलते हो हमारे पास 20-20 साल का 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, बट आप इतना अच्छे कैसे हो कि आप 10 मिनट में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इसको लोन देना है या नहीं देना। फिर आप खड़े होते हो, उसको चेक दे देते हो, उसके बाद वो फोटोग्राफ खिंच जाती है, पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाती है। फिर आप बाहर जाते हो, आपका वो चेक का कभी इनकाश हुआ है? नहीं हुआ। सीरियसली जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो उन जैसे प्रोग्राम्स को बाहर लेके आते हैं, उनके खुद के कमीशन देते हैं, एंड इफ यू डोंट पे दैट कमीशन, आपकी डील कैंसिल हो जाती है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष जी गुप्ता। आज बात करते हैं स्टार्टअप कल्चर के बारे में, आज बात करते हैं इंडिया में लोन कल्चर के बारे में और बात करते हैं फंडिंग के बारे में। आजकल हाल फिलहाल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर तरीके से फंडिंग मिलती है, बट इन रियलिटी शो की क्या रियलिटी है, आज हम अपने गेस्ट से जानेंगे। वी हैव द फाउंडर ऑफ इजी कंसल्टेंट, वी हैव मिस्टर अनुभव मित्तल हियर इन द स्टूडियो। आज रियलिटी शो की रियलिटी जानेंगे और इंडिया में लोन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, इट इज अ ए टू जी पॉडकास्ट। आज लोन से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चंस मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भेजे थे, जो भी फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आज हम कोशिश करेंगे अपने गेस्ट से जानने की। मिस्टर अनुभव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल। ऑल गुड। मैं शुरू करना चाहूँगा इजी कंसल्टेंट से। कैसे जर्नी शुरू हुई, क्या आप करते हैं, किस तरीके की प्रोसेस रहती है, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता पाएँ तो। Easy Consultants, down the line, it was 10 years ago. We got it registered in 2018 something. लेकिन उससे पहले थॉट ये था इजी कंसल्टेंट्स का कि मैंने बहुत सारे वेरिएशंस देखे लोन इंडस्ट्री में। मैं पहले जूलर भी रहा हूँ। ओके, ओके, उससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी किया है। नाइस। उसके बाद मैंने आईजीआई से सर्टिफिकेशन किया, देन आई बिकेम अ जूलर। बाद में आई वेंट टू लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे मैंने सारा स्टडी किया। व्हेन आई केम बैक, मुझे ये समझ आया कि इंडिया में एक रिक्शे वाले से लेकर और एक टॉप कॉर्पोरेट को लोन चाहिए, दैट्स ट्रू। एंड दैट इज़ नॉट ईजी। दैट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। उनके लिए ईजी है जिनका पैन कार्ड अच्छा है, जिनका बिजनेस रनिंग है, अच्छा है, जिनके पास अच्छी खासी कोलैटरल है। आप किसी भी बैंक के पास जाओगे, वो आपको लोन दे देगा। लेकिन दिस इज ओनली 30% ऑफ द पीपल। 70% वो लोग हैं जो एक लोन को खत्म करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, फिर That's true, तीसरा ले yes. रहे हैं, फिर चौथा ले रहे हैं, फिर पांचवा ले रहे हैं, और धीरे धीरे करके या तो वो एनपीए हो जाते हैं, या वो अपना सिबिल खराब कर देते हैं, एंड एंड ऑफ द डे उनका बिजनेस या तो बंद हो जाता है या खराब हो जाता है। सो देयर द थॉट केम कि एक प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाया जाए, एंड इजी वर्ड इज इटसेल्फ इज वेरी इजी, ठीक है। एंड विच इज व्हाई आई केम अप विद द थॉट कि चल लेट्स हेल्प पीपल। सो दैट्स व्हाई आई बिकेम एन एंजल इन्वेस्टर, एंड देन द इजी कंसल्टेंट स्टार्टेड। आपको नहीं लगता कि इजी अगर हम बोल रहे हैं तो कितना डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कितनी प्रोसेस रहती है, बैंक्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, लोगों से अप्रोच करना पड़ता है, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं, इतना इजी तो नहीं है प्रोसेस। प्रोसेस इतना इजी नहीं है, तभी तो इजी कंसल्टेंट्स है। इतना इजी नहीं है। देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग भी स्कैम करते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल जैसे होते हैं, आई विल नॉट इंडिकेट एनी वन पर्टिकुलर प्रोफाइल। ओके, बहुत सारे प्रोफाइल जैसे होते हैं जो फेक पेपर्स भी बनाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जो बैंक आपसे पेपर लेता है या कोई इन्वेस्टर आपसे पेपर लेता है, तो वो एटलीस्ट आपके सारे पेपर्स को पहले स्टडी करता है, सारा ड्यू डिलिजेंस करता है, सब चेक करता है कि एक्चुअली में जो ये इंसान बता रहा है वो ठीक है या नहीं है। If we talk about the banking part, if we talk about other part of the banking which is NBFC, okay, उसके अंदर क्या होता है कि आपने अपने पेपर सबमिट कर दिए, आपके पास प्रॉपर्टी है, वो आपकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी देखेंगे कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने उसको ऊपर बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन बैंक ये भी देखता है कि आप उसका पैसा वापस कैसे दोगे।
क्योंकि बैंक का या एनबीएफसी का पर्पस ये नहीं होता कि वो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले। जब उसको वो चेक करते हैं या आपकी पुरानी जर्नी को चेक करते हैं कि आपने पुराने कौन से लोन लिए थे, उसके बाद फिर उनको ये समझ आता है कि आपको हम लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। एंड में बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने उनको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी दी, वो आपको बोलेंगे हम आपको 40 करोड़ दे सकते हैं, 50 करोड़ दे सकते हैं, कंसिडरिंग व्हाट यू आर डूइंग, द बिजनेस यू आर डूइंग। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, बाद में नहीं होता है, फिर वो दूसरे बैंक के पास जाते हैं, फिर तीसरे बैंक के पास जाते हैं। सो प्रोसेस लेंदी है, बट इट इज एंड ऑफ द डे गुड कि वो करना पड़ता है। अगर यहाँ पे वी टॉक अबाउट एंजल इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर का काम आता है, लाइक व्हाट वी डू एज इन्वेस्टर्स या व्हाट वी डू एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपका एनपीए हो गया, आपका सिबिल खराब हो गया क्योंकि आपने पहले एक लोन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, आपका प्रॉपर्टी अब एक्वायरिंग की पॉइंट पे आ गया। बैंक बोलता है 3 महीने का आपका अगर ईएमआई बाउंस हो गया तो उसके बाद आपको बैंक बोलेगा जी मैं आपको एसेट एक्वायर कर रहा हूँ। उसके बाद वो कोर्ट लेके जाते हैं, यहाँ लेके जाते हैं, तब वो इन्वेस्टर्स के पास भागते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, जिनका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट ही 3% पर मंथ से होता है, दैट गोज टू 36 to 40% पर एनम। और इजी कंसल्टेंट्स में we have started this particular thing that we are only giving them the loan on the interest rate of 10 to 15% annually. 10 to 15% annually, and that is only for particularly for those profiles जो बेचारे एनपीए हो गए हैं या होने वाले हैं, या किसी को पुश बैक चाहिए। ठीक है, कोई अगर फेक पेपर सबमिट करता है या इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उनके लिए देन वी हैव अ डिफरेंट सिनेरियो। एनपीओ को अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, इस देश में सरकारों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एफर्ट्स लगाए हैं कि एनपीए धीरे धीरे कम हो, पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट इस देश में लोगों का है कि अगर किसी का एनपीए हुआ है तो फॉर एग्जांपल उसका बिजनेस अब खत्म हो गया है ना। दिमाग में आ जाता है कि बस अब इस पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, अब इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या तो नकारा निकल गया फॉर एग्जांपल। मुझे आप एक बात बताओ, एक ब्रांड था नोकिया, इफ यू रिमेंबर। जब नोकिया चल रहा था तो नोकिया ही चल रहा था, फिर आया सैमसंग, ठीक है, फिर सैमसंग ही सैमसंग चला, फिर आया एप्पल, फिर एप्पल ही एप्पल चल रहा है। इट इज ऑल अबाउट द नेम, कि अगर आपने कोई ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, अगर उस ब्रांड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इसका मतलब वो ब्रांड खत्म नहीं होता। वेरी गुड पॉइंट, वो ब्रांड खत्म नहीं होता। स्टार्टअप्स आते हैं फंडिंग के लिए, आज आप मेरे पास आते हो, बोलते हैं यार अनुभव मेरा ये एक स्टार्टअप है, मेरा ये आइडिया। स्टार्टअप इज व्हाट? स्टार्टअप इज एन आइडिया, इट इज नथिंग मोर देन एन आइडिया। आप चैट जीपीटी पे डालोगे मैंने ये स्टार्टअप का स्टार्ट करना है और मेरे को इसके बता दे क्या क्या करना है मुझे, उसके सारे वो सब कुछ बता देगा। चैट जीपीटी आजकल जमाना एआई का है, ठीक है। अब आपके बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो आपको बैंकिंग सपोर्ट क्यों ना मिले, लेकिन बैंक्स के एनबीएफसीज के नॉर्म्स ऐसे हैं कि वो उनको सपोर्ट करेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे हमारा पैसा तो जल्दी जल्दी हमें निकलना है आपके यहाँ से। फिर वो बंदा दूसरे बैंक के पास जाएगा, वो दूसरी कंपनी के पास जाएगा। यहाँ पे एज इन्वेस्टर्स व्हाट वी डू इज कि हम जो बिजनेस चल रहा है हम उसी को तो सपोर्ट करेंगे तो उठेगा ना। आपने किसी बिजनेस को 15% पर एनम पे आपने उसको लोन दिया हुआ है और आप उससे अच्छी खासी ईएमआई ले रहे हो। Now there is a concept of EMI, और इस पे तो अच्छी खासी मूवीज भी बन चुकी हैं, सब कुछ बन चुका है। लोग वो EMI चुकाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, बैंक ऑफिशियल्स के कॉल भी नहीं उठा पाते, भागते हैं इधर उधर, ये करते हैं वो करते हैं। प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई करो ना। हम इजी कंसल्टेंट्स में क्या कर रहे हैं, हम आपसे EMI नहीं लेते, वी ओनली टेक इंटरेस्ट। आपने मुझसे 10 करोड़ का लोन लिया है, मैं आपसे खाली इंटरेस्ट लूंगा, मैं आपसे उसके ऊपर कुछ भी नहीं लूंगा। मैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करूंगा कि मैं आपसे प्रिंसिपल प्लस कैपिटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ले रहा हूं। आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, अगर आप मुझे भी वही सब देते रहोगे तो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आओगे? नहीं निकल सकते। That's true. अगर आपको एक सपोर्ट हैंड मिलता है जो इन्वेस्टर्स करते हैं कि आप उसके अंदर उसको सिर्फ इंटरेस्ट ले लो और उसको एक मॉरेटोरियम पीरियड दे दो जिसमें उसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, एक मिनिमम मॉरेटोरियम पीरियड दे दो, उसमें उसको पेमेंट नहीं, उसको उठने का टाइम तो मिलेगा। उसको जो जर्नी उसकी चल रही है, जो उसका बिजनेस चल रहा है, कोरोना आ गया, कोई और वॉर शुरू हो गया, कोई और चीज शुरू हो गई, प्रॉब्लम हर बिजनेस में आती है।
लेकिन अगर आप एज अ बैंक और एज अ एनबीएफसी सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर वो बेचारा इन्वेस्टर के पास ही भागता है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स में भी बहुत तरह की वैरायटी हो गई है। सबसे अच्छी वैरायटी हो गई है हुंडी फंडिंग, ठीक है, पहलवान फंडिंग। उसके बाद जो आजकल के नए नए बच्चे अपने बाप दादा का पैसा लेके बैठे हुए हैं कि हम इन्वेस्टर हैं, वो उन लोगों को पैसा देते हैं 3%, 4%, 5% पर मंथ पे। वो बेचारा ऑलरेडी मरा हुआ है और मर जाएगा। उनका एंड ऑफ द डे होता है कि इससे हमें जितना से जितना पैसा आता रहे खींचते रहे और उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। दैट इज द थिंग। इजी कंसल्टेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि जिसको जितना सपोर्ट चाहिए ले ले, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है, हम आपको मॉरेटोरियम पीरियड दे देंगे, आप आराम से अपना काम करो। आपको सपोर्ट करके अगर मेरे पास 10 रुपए देके 1 रुपए भी आता है और आपके साथ में दुआ आती है ना, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। एक तरफ आप अपने आप को इन्वेस्टर बोल रहे हो और एक तरफ सामने वाले को मार रहे हो। एग्जैक्टली। तो दिस इज नॉट इन्वेस्टर, दिस इज अ डिवास्टेटर, आई वुड से। ओके, परफेक्ट। एक टाइम था जब, अगर मैं 90s की बात करूं तो हमने मूवीज में भी कई बार देखा है कि किसान को लोन चाहिए और वो मनी लैंडर्स के पास जाता है और वो पर्टिकुलर इतना हायर इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। क्या तब से लेके अब तक चेंजेस आए हैं या फिर हम उसी वाले ज़माने में बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना कि चेंज कर दिया लेकिन प्रोसेस वही है? देखिए, अब कंपैरिजन होती है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉड्स हुए हैं, मिस्टर माल्या, मिस्टर मोदी, उनसे पहले बैंकिंग सिस्टम, लोन सिस्टम बहुत सिंपल था। आप जाते थे, आपकी फाइल स्टडी करते थे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते थे, एक सपोर्ट दे देते थे बैंक्स एंड एनबीएफसीज, क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस वैसे थे। ठीक है। इन जैसे स्कैमर्स की वजह से, इन जैसे बड़े फ्रॉड्स की वजह से जो फर्क पड़ा है वो बाकी पूरी लोन इंडस्ट्री को पड़ गया। नाउ द बैंक्स कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ऑन एवरीवन। अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन भी चाहिए और आपको 1 करोड़ रुपए का लोन भी चाहिए या आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक्स आपकी स्क्रूटनी पूरी करेंगे कि कल को आप भाग तो नहीं जाओगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे कंट्री का पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। इट इज ऑल अबाउट द कंट्रीज मनी। ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक सपोर्ट सिस्टम बना, जो जैसे किसान की बात कर रहे थे आप, किसान कितना ही लोन ले लेता है, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैक्स। उनके पास अपने ठेकेदार बैठे हैं हर गांव में जो उनको लोन दे देते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है अब किसानों के लिए जो उनको आराम से उतना दे देती है कि वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके, क्योंकि किसान अपनी उससे ऊपर आना नहीं चाहता। वो कहता है कि जी मेरे को घर को 2 रोटी मिल गई खाने के लिए, मैंने अपनी खेती बाड़ी संभाल ली। उसको ना मर्सिडीज चाहिए, उसको ना दुबई घूमने जाना है, उसको ना टोरंटो घूमने जाना है, वो अपनी बस बैठता है और अपना काम करता है। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये फ्रॉड्स की वजह से मिस्टर माल्या, मिस्टर मोदी और भी बहुत सारे लोग हैं, वो आपको पता ही है सारी लिस्ट, उनकी वजह से बैंकिंग सिस्टम बहुत हार्ड हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज्यादा रेगुलेशन, बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ गई है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम जिस एरिया में अभी बैठे हैं इसके इर्द गिर्द सारे बिल्डर्स हैं। That's true, yes. सारे ही बिल्डर्स हैं एंड फ्रैंकली 100 में से 90 बिल्डर्स फ्रॉड है। ओके। मैक्सिमम बिल्डर्स एनपीए कैटेगरी में गए हुए हैं। मैक्सिमम बिल्डर्स ने पैसे का डिविएशन किया हुआ है। मैक्सिमम बिल्डर्स ने पैसे को लिया बैंक से, एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, दूसरे प्रोजेक्ट पे कूद गए, या उनके बच्चों ने गाड़ियां खरीद ली, या दुबई के ट्रिप लग रहे हैं, या शॉपिंगें हो रही हैं, गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी आ रही है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। अगर आपको प्रॉपरली एक बैंक ने लोन दे दिया तो आप उसको कंप्लीट करो, उससे आपका जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद जो अपनी लग्जरी एंजॉय करनी है करो ना। और कुछ बिल्डर्स की वजह से बाकी सारी जो बिल्डर लॉबी है वो खराब हो जाती है, बदनाम हो जाती है। इसलिए इस पर्टिकुलर लॉबी के ऊपर अब आरबीआई की नई गाइडलाइन आई थी जो अभी 3-4-5 महीने पहले आई है। पहले अगर आपको कोई लैंड खरीदनी होती थी तो आपको बैंक से सपोर्ट मिल जाता था कि आप ठीक है पहले लैंड ले लो, लैंड के हम आपको पैसे दे देंगे, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन के पैसे दे देंगे। अब आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ गई हैं कि आप किसी भी बिल्डर को, किसी भी रियल एस्टेट बंदे को आप पैसा लैंड बाय करने के लिए दोगे ही नहीं। तू पहले लैंड खरीद दे, अपने आप खरीद के लेके आ, ठीक है, फिर हम आपको वैल्यूएशन करके उसके ऊपर ट्रांचेस में पैसा देंगे। हम आपका वर्क देखेंगे कि आपने पहले उसके ऊपर जितना हमने पैसा दिया है कि आपने कंप्लीट किया नहीं किया, फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन वो भी नहीं हो रहा, वो भी प्रॉब्लम है, लोग करना ही नहीं चाहते। और व्हेन देन दे से वी आर बिल्डर्स, वी आर रियल एस्टेट डेवलपर्स,
अगर आप इतने अच्छे बिल्डर हो, इतने अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर हो, तो आप एनपीए में क्यों हो? एग्जैक्टली। एंड आई थिंक ये जो आप रियल स्टेट में बिल्डर्स की बात कर रहे हो, मे बी शायद ये ऑल ओवर द इंडिया ही ऐसी ऑल ओवर कंडीशन, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, नॉट स्पेसिफिकली द स्टूडियो नियर नो बाय, नो बट नो, ऑल ओवर इंडिया, एवरीवेयर. You talk about Hyderabad, we do funding everywhere, all over India. हर जगह पे यही प्रॉब्लम है, डेविएशन ऑफ मनी, डेविएशन ऑफ मनी, डेविएशन ऑफ मनी. आपको जो पैसा मिला है जिस काम के लिए, उसको पूरा तो कर लो, तभी तो आगे जाओगे. आप वो करना नहीं चाहते, फिर दूसरे पे पहुंच जाते हो, फिर तीसरे पे पहुंच जाते हो. जब आप करोगे ही नहीं तो आपको पैसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मिलेगा कहां से? और आधी बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसकी फिनिशिंग भी करनी है, उसका इंटीरियर भी करना है, लोगों को सेल भी करना है. लोग सोचते हैं हमने आधी बिल्डिंग खड़ी कर दी या स्टूडियो रूम बना दिया, उसके बाद लोग आएंगे, बुकिंग अमाउंट देंगे, हम उससे करना शुरू कर देंगे. नहीं हुआ तो? दैट्स ट्रू. नहीं हुआ तो आपका प्रोजेक्ट अटक गया. इट इज गुड कि रेरा की गाइडलाइंस आई, इट इज वेरी गुड बाय द गवर्नमेंट की रेरा की गाइडलाइंस आई. लेकिन रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले लोग भी, जो उनको करवानी चाहिए, उसके लिए भी देर आर बहुत सारा ब्राइब चलता है. आप अथॉरिटी में चले जाओ, आप बैठ जाओ कमिश्नर के सामने, किसी के भी सामने, कि यार मेरा अभी टाइम लगेगा, 6 महीने का 1 साल का एक्सटेंशन दे दो, लाओ सब 10 लाख रुपए देता हूँ. एंड आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, इट माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट इट इज द फैक्ट, इट इज द फैक्ट. तो ये इंडिया है, यहाँ सब चलता है. सब चलता है. हाल फिलहाल में बैंकिंग एसोसिएशन के बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि संविधान ने जब इस देश को आज़ादी दी है काम करने की, तो हमें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हमें अपने अकॉर्डिंगली काम करने दो. हमें ऐसा लगता है कि आरबीआई कहीं ना कहीं नकेल कसता है, बहुत प्रेशराइज दे रहा है. आरबीआई नकेल क्यों ना कसे? जब आप आरबीआई के पैसे लेके, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है सर. That's very true. ये हमारा आपका पैसा है जो ऑलरेडी सारे बैंक्स में है, और वही आरबीआई के पास होता है, या वर्ल्ड बैंक से जो लोन आया हुआ है उसके बाद वही आपको मिलता है, और उसी से कंट्री चलती है. जो आप इंटरेस्ट भरते हो या जो आप सब कुछ देते हो. ऐसे नहीं है कि किसी ने लाके दे दिया, कोई राजा महाराजा बैठा था उसने पैसा दे दिया, अब कंट्री चला लो. लोगों की थॉट को बदलना पड़ेगा कि अगर आपने जिस चीज के लिए पैसा लिया है, आपको उस चीज को कंप्लीट करना पड़ेगा. Exactly. अपने हिसाब से कुछ नहीं होता है. अपने हिसाब से क्या होता है? कुछ नहीं होता अपने हिसाब से. अपने हिसाब से तो आज मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि आज यार मेरे को एक मोबाइल कंपनी बनानी है, मैंने बैंक से लोन ले लिया है आराम से 1000 करोड़ का, मैं बैठा हूँ, मैं बना दूंगा जब मेरा मन करेगा. वी हैव टू थिंक अबाउट द कंट्री. वेयर इज द कंट्री? पैसा जो है, जो लोन का पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है. exactly. वो आपको वापस देना है. इजी कंसल्टेंट्स में हम जब किसी को भी फंडिंग देते हैं, सबसे पहले आई डोंट सी द पेपर्स. मैं उसके पेपर्स नहीं देखता. Okay. मेरी टीम उसके पेपर्स नहीं देखती. We are based in New Delhi, we are based in Bombay, we are based in Kolkata. Now we have an office in Singapore as well. मैं उनके पेपर्स नहीं देखता. मैं सबसे पहले देखता हूँ इंसान कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका विजन क्या है, तब मैं जाके उसको हाँ या ना करता हूँ. पेपर्स की बात तो बाद में आती है. If I don't like you, if I don't like your vision, if I don't know what you're supposed to do with my money, I will never even take your papers to give you the loan. आप बिल्डर हो, आपकी बिल्डिंग बना रहे थे आप, हे भाई किसी भी वजह से आप एनपीए हो गए, आपकी बुकिंग नहीं आई, आपने जितना लोन अमाउंट बैंक से उठाया था आपने वो लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर आपको बैंक ने फंडिंग और नहीं दी. समझ आता है कि ठीक है प्रॉब्लम में है, थोड़ा सा पैसा लेगा, बिल्डिंग बनाएगा, बेचेगा, पैसा वापस आ जाएगा. लेकिन उसी तरह से आप बिल्डर हो, आपने बैंक से पैसा लिया, 50% लगा दिया बिल्डिंग के अंदर, 50% लगा दिया अपनी अय्याशी में, तो मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा. सो दिस इज द थॉट प्रोसेस व्हाट वी हैव इन इजी कंसल्टेंट्स. परफेक्ट. मेरे लिए इंसान जरूरी है. वेरी गुड. इंसान कैसा है? अगर वो कहता है कि नहीं जी मेरा तो ये था, मेरा वो था, मेरे बाप दादा की जमीन थी, ये था वो था, बाप दादा की जमीन वाले को लोन नहीं चाहिए होता. वेरी गुड. मिस्टर माल्या का एक पॉडकास्ट आया था अभी, देखा आपने? वेरी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन ये है कि उस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों ने मिस्टर माल्या को आइडियलाइज करना शुरू कर दिया. है ना? इट वाज लुकिंग लाइक अ पेड पीआर थिंग. आई एम नॉट श्योर वो क्या था इन रियलिटी, बट लोगों को ये लगा कि ही इज द गॉड. इस बंदे ने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल देश ने खराब किया है, सरकारों ने गलत किया है.
What's exactly is your take on this? I would say only one thing, अगर इतने सच्चे हो तो देश में वापस आके बात करो। अथॉरिटी के सामने बैठ के बात करो ना। क्यों बैठे हो लंदन में? तुम कह रहे हो कि मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार बैठा था, मेरे से लिया नहीं, अब दे दो। अब क्यों नहीं दे रहे? कंट्री में आके बात करो। अंदर ही तो डालेंगे ना, साल 2 साल के लिए अंदर ही तो डालेंगे। अब आपने अगर 25 साल 30 साल एक लेगेसी चलाई है, आपने उसको एंजॉय किया है, चाहे वो किसी भी तरह से एंजॉय किया, आई वुड नॉट स्पेसिफाई, वो सबको पता है। अब साल 2 साल अपनी कंट्री में आके अपने लोगों को समझाओ तो सही कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। पॉडकास्ट में उन्होंने यही तो बोला, मैं तो आज भी दे दूंगा, दो तो सही। दे क्यों नहीं रहे? आप अथॉरिटीज से भाग क्यों रहे हो? It is good to idolize Mr. Maल्या only for one thing, on his business tactics. Okay. आज का जमाना और सन 2000 के जमाने में बहुत फर्क है। ठीक है? उनका टैक्टिक्स था जो दिखता है वो बिकता है। आपने 10 सुंदर लड़कियां खड़ी कर दी, आदमी अट्रैक्ट हो गया, आ जाओ किंगफिशर, आ जाओ किंगफिशर, आ जाओ किंगफिशर। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ साथ आपने जितना पैसे का फ्रॉड किया, आप एक आइडल बन ही नहीं सकते। मिस्टर नीरव मोदी आज तक ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, ना आज तक उन्होंने किसी से आके बात करी, ना वो किसी को बात करने के लिए तैयार होते हैं। आराम से लंदन में अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप इतने सच्चे हो, आओ ना, बैठो। आपको ये डर लग रहा है अथॉरिटीज आपको मार देंगी। क्यों मारेंगे? उनको तो पैसा चाहिए। आप बोल रहे हो मैं पैसा देने के लिए तैयार बैठा हूं, तो पैसा दो। वो सिर्फ एक बातें घुमाने का तरीका है। ही इज नॉट एन आइडल, आई एम सॉरी। वेरी सॉरी। आजकल इंडिया में मशरूमिंग हो गई है रियलिटी शोज की, जो बताते हैं कि हम फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सब देते हैं। आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली नेम, बिकॉज क्यों उनको टीआरपी देना। हाँ। लेकिन ये जो रियलिटी शोज हैं, इनमें कितना सच है? सर देखो, रियलिटी शोज के अंदर सिंपल सा एक सच है, जितनों को चेक मिल रहे हैं, अगर उनकी उतनी फंडिंग हो रही है, तो वो अभी तक कहाँ है? उनके बिजनेस कहाँ है? 100 में से अगर 50 को चेक मिला है, तो उसमें से 10 के बिजनेस दिखते हैं, बाकी 40 कहाँ हैं? आपके पास में रियलिटी शो में आया, मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दिखाया कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, देखो देखो देखो। आपने 10 मिनट में डिसाइड कर लिया कि आप फंडिंग करोगे? इज इट दैट इजी? नो। इज इट दैट इजी? आप खुद कंपनी चला रहे हो, आप खुद कंपनी चला रहे हो, आप बोलते हो हमारे पास 20-20 साल का, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो। बट आप इतना अच्छे कैसे हो कि आप 10 मिनट में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इसको लोन देना है या नहीं देना है? पॉइंट है। फिर आप खड़े होते हो, उसको चेक दे देते हो, उसके बाद वो फोटोग्राफ खिंच जाती है, पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो जाती है, फिर आप बाहर जाते हो, आपका वो चेक का कभी इनकाश हुआ है? नहीं होता। सीरियसली। जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जो उन जैसे प्रोग्राम्स को बाहर लेके आते हैं, उनके खुद के कमीशन होते हैं उसमें, एंड इफ यू डोंट पे दैट कमीशन, आपकी डील कैंसिल हो जाती है। आई एम सॉरी, आई कांट टेक द नेम्स, आई कांट टेक द नेम्स ऑफ द रियलिटी शोज। आई कैन ओनली गिव यू अ लिटिल नंबर कि लास्ट एक रियलिटी शो मैंने देखा था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 39 लोगों को चेक्स मिले थे। 39 लोगों ने कमीशंस भी दी। इनफैक्ट उस प्रोग्राम में जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रोफाइल भेज दिया, सिलेक्ट हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इट इज नॉट दैट इजी। आप यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ओके। उसके बाद आपको बोला जाता है आप अपनी पिच दो। वो पहले से डिसाइडेड होता है किसको देना है या किसको नहीं देना है। अच्छा, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड पहले? ऑल स्क्रिप्टेड, ऑल स्क्रिप्टेड। The reality shows for the funding are all scripted. And uske baad, when you get the check, then again there are 4-5 agreements which are done. And if you don't follow those agreements, aapse as it is wo check वापस ले लिया जाता है. And NDA is signed that you will not go outside in the world and speak anything about it. Otherwise, they're ready to sue you.
आप इतना ओपन अप होके कैसे बोल पा रहे हैं इस चीज को? प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं डरता किसी से, और डरूं क्यों? जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। डरना किस लिए? डरना किस लिए? आपको मेरे पास डिबेट करनी है इस चीज को लेके, यू वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स अबाउट इट, कम एंड टॉक, आई एम रेडी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आई एम रेडी। कुछ स्टार्टअप वालों से बात हुई आपकी, उन्होंने कहा बहुत कि सारों से हुई। मेरे पास इनफैक्ट 2 स्टार्टअप आए थे रिसेंटली जब मैं मुंबई में था। वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ चलो। एक छोटा सा बच्चा है, his age is 21. ओके He came up with an idea of a drink like Red Bull. He went to one of the reality shows. उसने पिच दिया। ओके उस पिच को देने के लिए उससे पहले 5 लाख रुपए ले लिया कि आपको अगर पिच देनी है आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसकी पिच अच्छी लगी, 5 में से तो 2 लोगों ने उसको चेक दे दिया, ठीक है। 2-2 करोड़ का। जैसे वो वहां से बाहर निकला, उससे वो चेक वापस ले लिया। ओके एंड द सेम गाय सिटिंग विद मी इन मुंबई, बोल रहा है सर बताओ मैं क्या करूं। यू आर फुद्दू। दिस इज नॉनसेंस। आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, आपको अपना ब्रांड नेम बढ़ाना है, भाई वैसे ही बढ़ा लो ना। लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो? एक 21 साल के बच्चे का आपने बिल्कुल एक जो मोटिवेशन है उसको आपने तोड़ दिया काम करने की। वो किसी इन्वेस्टर के पास जाएगा ही नहीं, उसके बाद किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जाएगा। तो दिस इज द रियलिटी और कुछ नहीं है। सब छलावा वर्ड सुना है? तो वो सब छलावा है। बट लोगों का मे बी शायद ये होगा कि पेड पीआर हो जाती है, लोग पेड पीआर इसके बारे हो में जाती जानना शुरू कर है, देंगे दैट्स प्रोडक्ट के फाइन। बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ब्रांड्स को नहीं मिलती है, 100 में से 50 को मिलती है तो 10 को तो मिलता है ना पैसा। लेकिन वो उन्हीं 10 को मिलता है जो उनकी कंडीशंस पे काम करता है। अगर सबको पैसा मिलने लग गया तो यहाँ तो डेली सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही होगी और डेली सारे स्टार्टअप्स बूम कर रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि इन रियलिटी शोज में आई थिंक आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपकी स्टोरी टेलिंग मैटर करती है? आपने किस तरीके से कहानी बताई ना, आप किस देखो, एक तरीके से नॉर्मल बेसिक कहानी जो मैंने देखी है सबकी, कि मेरी माँ रिक्शा चलाती थी, मेरा बाप ये करता था, मेरी माँ बर्तन धोती थी। दिस इज अटर नॉनसेंस। यार आइडिया किसी को भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। लेकिन स्टार्टअप क्या एक आइडिया ही है ना। आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताओ, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेट्स से आप पेपर मिल चला रहे हो, आज आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आपके पास 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास एक सिर्फ आइडिया है एक स्टार्टअप का। आपके साथ प्रॉब्लम आ गई है, आपके बिजनेस में आपको कुछ पैसा चाहिए, आपकी पेमेंट्स आपके सप्लायर्स के रुक गई, जिनके पास आप सप्लाई देते हो, आपकी पेमेंट्स कहीं और रुक गई, ठीक है, आपका डाउनफॉल आ गया। अब मैं और आप इन्वेस्टर के पास गए, इन्वेस्टर को बोला कि यार इसको, हम दोनों ने अपना आइडिया दे दिया। जो ये स्टार्टअप है ना, ये जो बड़ा नाम कर दिया है स्टार्टअप, आदमी कहता है मैं स्टार्टअप के साथ जाऊंगा, इट इज जस्ट अ क्लाउड। क्या है? और या तो उसमें से बारिश होगी या नहीं होगी या खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम में है, अगर आप उसको थोड़ा सा पैसा देके उसको सपोर्ट कर दे तो वो कंफर्म बिजनेस है ना। एग्जैक्टली यस, बिकॉज़ एक्सपीरियंस है उसके पास। एक्सपीरियंस है। व्हाई एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड्स स्टार्टअप? इतने तो स्टार्टअप्स हैं जो खुले भी नहीं और बंद हो गए। बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट ना, मतलब लोगों को मेंशन ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि बस सक्सेस स्टोरी सामने आए, जो फेलियर स्टोरीज हैं वो सामने ही ना आए कभी। क्यों नहीं आए? डिमोटिवेट हो जाएंगे। डिमोटिवेट हो जाएंगे तो जो यूथ, जो सो कॉल्ड जेनजीज हैं, जो ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हर आदमी एक नया स्टार्टअप बनाने में लगा हुआ है, तो वो टाइम तो बचेगा। सरकार कहती है हमारे पास नौकरियां हैं, आओ। बच्चे कहते हैं हम अपना स्टार्टअप कर लेंगे बैठ के, हम फंडिंग ढूंढ लेंगे। क्या होगा? होता कुछ है नहीं। द फैक्ट इज, आउट ऑफ 100 startups which are being funded, only 10 succeed. Okay. Only 10. You should do the real funding as an investor to those people who have experience of their own business. तब मजा आता है बिजनेस करने में।
मैं आ गया, अंकल मैं नई नई टॉफ़ी बनाऊंगा। आपने बोला बेटा टॉफ़ी कैसी लगेगी अंकल, कैरेमल आएगा, सॉल्ट आएगा, स्वीट आएगा, ये आएगा वो आएगा, ले बेटा 50 लाख रुपए। मैंने 50 लाख की टॉफ़ी बनाई, मार्केट में फेंक दी, नेक्स्ट डे मुझे गटर में मिल रही है सारी टॉफ़ी, पैसा डूब गया। बट वही अगर मेरी पार्ले की इंडस्ट्री है और मेरे पास एक्सपीरियंस है टॉफीज बनाने का, और उसके अंदर मैं आपसे 10 करोड़ रुपए लेके जाता हूं, तो मैं आपके 10 के 20 कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और यही इन्वेस्टर्स को ढूंढना चाहिए। बट मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ पे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है किसी का, उसको बहुत इजीली फंडिंग नहीं मिल पा रही है, बट व्हेन इट कम्स टू ए स्टार्टअप, थोड़ा सा उसने सोशल मीडिया पे बूम किया, एक पर्टिकुलर रियलिटी शो में चला गया, सबके सब आ जाते हैं उसको फंड करने के लिए। अच्छी बात है। व्हाई? इट्स जस्ट बहुत छोटी सी बात है मेरे पास, जो दिखता है वो बिकता है। आ तो सारे जाते हैं, फंडिंग होती कितनी है? दैट्स ट्रू। इट इज नॉट इजी। मैं आपसे बोलता हूँ आज मेरे को 10% इक्विटी पे अपनी कंपनी के राइट्स दे दो, मेरे से पैसा ले लो, नहीं चली तो क्या? एंड ऑफ द डे आई विल डू रिकवरी फ्रॉम यू ओनली। मैं रिकवरी तो आपसे ही करूंगा ना, क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया है 10% इक्विटी पे, मैं रिकवरी भी आपसे ही करूंगा। स्टार्टअप चले ना चले मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है जो फंडर होता है ना, वो ये देखता है कि सामने वाला कितना पागल है, मैं इसको और पागल बना के अपना पैसा और खींच लूंगा। लिटिगेशंस, लीगल इश्यूज, ये वो चलता ही रहता है। ये जो फंडिंग रिलेटेड रियलिटी शोज हैं, सिर्फ एक दो नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद बहुत सारे हैं, बट कुछ तो अच्छे होंगे। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छी फंडिंग होती है, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, बट उसके अंदर ये सब ड्रामा नहीं होता कि देने के बाद आप वापस ले लेते हो। जो बहुत फैंसी रियलिटी शोज हैं, उसमें ये सब चीजें चल रही है, मजे से चल रही है, क्योंकि उनको ये लगता है, जो भी उनसे भिड़ने की कोशिश करता है उनको ये लगता है कि इनसे भिड़ेगा कौन, इनके पास तो 24 घंटे लॉयर्स खड़े रहते हैं। You give the ground reality, no? Show the ground reality. मैंने किसी भी उसमें प्रोफाइल भेज दिया अपना रियलिटी शो में प्रोफाइल भेजने के बाद मेरे पास सिलेक्शन ऐसे ही हो गया मेरा। कितने प्रोफाइल्स आते होंगे? हर गली गली में स्टार्टअप खुल रहा है। एग्जैक्टली, यस। 500 में से 50 लोग ही जा पाते हैं ना उन रियलिटी शोज में। तो उनके अंदर ऐसा क्या है? They are just going to give their idea और कुछ नहीं। It's just a synopsis that they are carrying with them और कुछ नहीं। फंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। 100 में से 10 लोगों को मिली है फंडिंग, गुड। 10 में से 5 अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। 5 का पैसा डूब भी गया, कोई बात नहीं, 5 कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये दिखाओ कि मैंने 100 में से 50 को फंडिंग दी है और 50 की 50 बूम कर रहे हैं, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। मिस्टर अनुभव, अभी हाल फिलहाल में मैं रिसेंटली एक फ्रेंड से मिला, उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया है, और मैंने बोला कि तेरा विजन क्या है? उसने बोला कि एक पर्टिकुलर रियलिटी शो में मुझे फीचर होना है, शायद मेरा बिजनेस का सबसे बड़ा दिन होगा वो। ये जो रियलिटी दिखाई जा रही है, क्या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन ये होगा कि वो पर्टिकुलर रियलिटी शो में जाएगा और उससे होगा क्या? उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा। आई डोंट थिंक सो। प्रोडक्ट बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। इट इज नॉट दैट इजी यार। प्रोडक्ट में जान भी तो होनी चाहिए। प्रोडक्ट में जान ही नहीं होगी, अब यार आई एम सॉरी, अब कोई खूबसूरत लड़की जिसने कोरोना के टाइम में बैठ के बहुत सारी रील्स बनाई हैं जो आज की डेट में फेमस हो गई, आज की डेट में वो किसी के साथ कोलैबोरेशन के 2 लाख 3 लाख रुपए ले रही है, समझ आता है, ठीक है, बिकॉज वो उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन कोई एक लड़की एक प्रोडक्ट को लेके आती है, आज का जो मासेस है वो पहले प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। भेड़ चाल खत्म हो गई है। सब लोग पहले अगर पेप्सी पीते थे तो पेप्सी 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 पेप्सी, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ था तो लोग पीते थे। आज हो गया है कि आपने एक प्रोडक्ट बाय किया है, सामने वाले को आपने बोला ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, तू भाई बाय कर ले इसको, वो बोलेगा पहले दिखा, फिर वो अमेज़न पे जाएगा, फ्लिपकार्ट पे जाएगा, फिर उसका प्राइस कंपेयर करेगा,
उसके बाद एंड में वो उसके फीचर्स पढ़ेगा और उसके बाद जाके उस प्रोडक्ट में वो पैसा डालेगा, बिकॉज आज की डेट में इतना आसान नहीं है किसी की जेब से पैसा निकालना, ठीक है। इट इज नॉट दैट इजी कि आपका प्रोडक्ट चल जाएगा। आप जा रहे हो टीआरपी के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं आ गया हूं, मेरे को आज देश की जनता देख लेगी, तो हो सकता है मेरे प्रोडक्ट में आके वो इन्वेस्ट कर देंगे। दिखाइए ना, मुझे डेटा दीजिए कितने लोगों के पास इन्वेस्टमेंट हुई है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, सिर्फ बातें। अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं इन रियलिटी शोज में तो गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि गवर्नमेंट को पागल टैक्स बनाया मिल जा रहा रहा है, है। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट क्यों मना करेगी? एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ तो चाहिए, यस, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट क्यों मना करेगी? आपके पास लाइसेंस है, आप जो बना रहे हो बनाओ, नो प्रॉब्लम। एंड में आप लोगों का बेवकूफ भी बना रहे हो, बनाओ, हमें हमारे टैक्स से मतलब है। बट इन रियलिटी जो मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिलता है, दैट्स व्हाट आई सेड। ऐसे शोज को देखने के बाद मैक्सिमम लोग अपना जो बेसिक काम है उसको छोड़ के स्टार्टअप्स के पीछे पड़ जाते हैं। आज हर घर में बच्चा स्टार्टअप करने में लगा हुआ है। रिसेंटली आई वाज इन सिंगापुर, आई मेट वन 63 years old मैन। वो सेटल्ड लाइफ अपनी जी रहा था, बैंक रिटायर्ड पर्सन, एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी गुड बैंक ऑफ डीबीएस ऑफ सिंगापुर। ओह माय गॉड, ओके, परफेक्ट। वो नया स्टार्टअप लेके आ गया क्योंकि उसको मोटिवेशन मिल गया है कि मैं हेल्थ केयर में कुछ करूंगा। अब आप हेल्थ केयर में क्या करोगे, उन्होंने सिनॉप्सिस बना लिया, उन्होंने पूरे इसके नंबर्स बना लिए, सब कुछ बना लिया, लेकिन वैसी मशीनें अवेलेबल नहीं है, तो कोई उनके पास इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जब आप एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हो आराम से, आपको हर महीने के 25 लाख रुपए की सैलरी आपके घर आ रही है, उसके बाद भी आप घुसे हुए मैं स्टार्टअप में जाऊंगा, वो भी 63 की एज पे। एक तरफ मोटिवेशन है, अग्रीड, लेकिन दूसरी तरफ इट्स अ डेड पॉइंट, ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं। हमारे बाप दादा पहले क्या कहते थे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो तो बेटा किसी और के पास जाके पहले इस काम के बारे में सीख ले, नॉलेज ले ले, ठीक है, तभी मैं तेरे को पैसे दूंगा। और ये होता था पहले। 90s के जितने भी बच्चे हैं वो सबके साथ यही होता था कि पहले एक काम कर, फलाना भाई के पास चला जा, पहले वहां पे मैंने बात कर ली है, तो वहां पे जाके पहले इस काम को सीख ले, फिर तो अपनी दुकान खोल लियो। या किसी का सेटल्ड बिजनेस चल रहा है तो वो अपने बच्चों को बिठा देता था, यही होता था। आजकल हो गया है, पापा पापा मेरा ये बिजनेस मुझे करना है, आप मेरे को पैसे दो। तो पापा को आजकल सब पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, वरना सुसाइड करना तो बहुत आसान है आज के डेट में। अच्छी पेरेंटिंग नहीं खिलाई जाएगी। और वो देख के उसको एकदम से वो स्टार्ट करा देते हैं, साल 2 साल बाद 3 साल बाद बिजनेस डूब जाता है, खत्म, पैसा डूब गया, फिर वही बच्चा घर में पिट रहा होता है। तो आपने उसको पहले इतना मोटिवेट किया ही क्यों गलत? पहले आप उसको काम करवाते ना कहीं पे, पहले आप उसको समझाते ना कि बेटा इसकी नॉलेज ले ले। अ गुड नॉलेज is not sufficient enough to good run business. That's very true. You need to have a good experience for that first. जब आपके पास किसी चीज को करने का एक्सपीरियंस होगा तब जाके आप उस बिजनेस को चला सकते हो, वरना आप खाली नॉलेज लेके किसी बिजनेस को चलाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। फंडिंग के नाम पे इस पूरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो किस किस तरीके का स्कैम आप देख पा रहे हैं? किस किस तरीके का स्कैम मैं देख पा रहा हूँ? सबसे पहले तो फंडिंग आप जहां पे ओवररेटेड पे देते हो किसी को, एनीथिंग व्हिच इज अबव 2% और एनीथिंग अबव 1.5% पर मंथ, वो एक स्कैम है, इट्स अ टोटल स्कैम। ठीक है, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे मरे हुए को और मार रहे हो, आप उससे इतना हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो कि सामने वाला कभी अपने बिजनेस से उभर पाएगा ही नहीं पाएगा, वो और दब जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर हम आपका लोन करा देंगे, सर हम आपका ये करा देंगे, सर हम आपको डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ बिठा देंगे, ये कर दे, और वो खुद उन लोगों से पैसे ले लेते हैं। जेन्युइन फंडर्स एंड नॉन जेन्युइन फंडर्स में बहुत फर्क है आज के डेट में।
अगर मुझे आपके बारे में जानना है तो मुझे 2-3-4 एजेंसीज को हायर करना पड़ेगा। आप मेरे पास लोन के लिए आए, ठीक है। मैंने आपको सुन लिया, हम्म। मुझे आप अच्छे लगे, मैंने आपको बोल दिया ठीक है मैं आपको फंडिंग दे दूंगा। लाइक द प्रोसेस वी फॉलो इन इजी कंसल्टेंट्स। मैं आपको फंडिंग तो दे दूंगा, लेकिन मुझे आपके बारे में जो भी आपने मुझे बताया, मुझे उसका ड्यू डिलिजेंस तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल, यस। अगर मैंने ड्यू डिलिजेंस किया, चाहे वो नेगेटिव भी आया, फिर मैं आपसे पूछने का हकदार हूं, क्योंकि मैं आपको फंडिंग दे रहा हूं। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि मैं आपको फंडिंग नहीं दूंगा, लेकिन मैं पूछने का तो हकदार हूं, क्योंकि मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूं। आप भले ही मुझे अपनी कोलैटरल दे रहे हो, लेकिन आपकी कोलैटरल इज जीरो फॉर मी। प्रॉपर्टी आज की डेट में रखना और उसको बेचना एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रोसेस हो जाता है, एग्जैक्टली, यस। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 10-10 साल लग जाते हैं उन प्रॉपर्टीज को बेचने में। एग्जैक्टली, उसके लिए एनसीएलटी बहुत परेशान चल रही है। बहुत परेशान करते हैं। उतने ही लॉयर्स को पैसे दो, उतने ही पैसे तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस के नाम पे मैं जिन एजेंसीज को हायर करूंगा, उनकी भी एक सेट फीस होगी। एग्जैक्टली। वो मैं अपने पास से नहीं दूंगा। ट्रू। आप मेरे पास आए हो, मैं उन एजेंसीज को आपसे लेके पैसा दूंगा कि आप इसकी ड्यू डिलिजेंस कीजिए। इफ इट्स फाइन, इफ इट्स ओके, तो फिर मैं फंडिंग दे देता हूं। कोई नेगेटिव पॉइंट भी है, स्टिल मैं फंडिंग दूंगा। लेकिन स्कैमर्स क्या करते हैं, वो बोल देते हैं हम आपको फंडिंग तो देंगे, पहले आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख दे दीजिए। उसके बाद उनको फोन उठाना बंद कर देते हैं। किस टाइप के इन्वेस्टर हो यार? आपने सामने वाले से एडवांस लिया, नो प्रॉब्लम, चलता है। ड्यू डिलिजेंस के लिए एडवांस चलता है, एंड दैट शुड बी देयर ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फेक निकलते हैं जो पेपर सबमिट करते हैं। बताते कुछ है, होता कुछ है। कोई अपने घर से अगर आपको पैसे दे रहा है, तो वो ये सोच के दे रहा है कि आप बूम करो आगे। एग्जैक्टली। लेकिन आप सच्चाई तो बताओ। लेकिन बहुत सारे बीच में छोटे 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 स्कैमर्स घूम रहे हैं पूरी मार्केट में। यहां नहीं, खाली इंडिया में नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड द बेसिक हब इज हांगकांग। बेसिक हब इज हांगकांग। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट्स देयर। ठीक है? वो बोलते हैं हम आपको फंडिंग करा देंगे, आप इतने पैसे दे दो और कैश में दे दो। ओह माय गॉड, ओके, नाइस। उसके बाद क्या? खत्म। अब जो जेन्युइन इन्वेस्टर है, जो उसका प्रोसेस है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर एक तरीके से आपका ड्यू डिलिजेंस कराता है, आपके बारे में जानता है, पहचानता है, आपकी सारी चीजों को निकालना चाहता है, और उसके लिए आपसे ड्यू डिलिजेंस फी ले रहा है, जो आप ही के काम आ रही है, ठीक है, वो उस चक्कर में सारा वो खत्म हो जाता है। वो ट्रस्ट खत्म हो चुका, तभी लोग बैकआउट करते हैं। एग्जैक्टली। मेरे पास कल एक फाइल आई, मैं नाम नहीं बता सकता, सॉरी। He took a loan from one bank for 15 करोड़ रुपीस। उन्होंने बैंक में वो एनपीए हो गए। उन्होंने जो बैंक के पास कोलेटरल दी हुई है, जो प्रॉपर्टी उन्होंने मॉर्गेज कर रखी है, दैट इज वर्थ 50 करोड़। ठीक है। 50 पे 15 मिला। उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आई, उनकी पेमेंट्स इधर उधर सप्लायर्स के पास अटक गई हैं। अब बैंक इस बात को नहीं समझता। बैंक को मतलब है अपने 3 महीने से, और उसके बाद खत्म। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे समझा। मैंने उनको सीधा सीधा बोला, सर एज एन इन्वेस्टर आई कैन इन्वेस्ट बिकॉज आपकी कोलैटरल वैल्यू बहुत अच्छी है और बहुत प्राइम लोकेशन पे है। कल को मुझे आप पैसा वापस नहीं दोगे तो मैं उसको 10 दिन में बेच सकता हूँ, क्योंकि वो उस लोकेशन पे है कि वो आराम से बिक जाएगी। मैं आपको 50 की जगह 20 भी दे सकता हूँ, मैं आपको 50 की जगह 25 भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं पहले आपकी ड्यू डिलिजेंस कराऊंगा कि आपने जो मुझे बताया है वो सच है या नहीं है। सिंपल। ही वाज ओके। उन्होंने मुझे बोला, सर मेरे से 3 महीने पहले एक सो एंड सो कॉल्ड नाम का आदमी कैश में 8 लाख रुपए ले गया था कि मैं आपकी फंडिंग करा दूंगा, और उसके बाद उसका गायब हो गया, मेरा फोन ही नहीं उठाता। ओके। उन्होंने कहा आपने कैश में क्यों दिए? आप उससे इनवॉइस मांग लेते, उसके अकाउंट में देते, तो वो जेन्युइन समझ आता ना। वाज ही हैविंग एनी रजिस्टर्ड वेबसाइट? ही सेड नो। वाज ही हैविंग अ जीएसटी नंबर? ही सेड नो। वाज ही हैविंग एनी रजिस्टर्ड ऑफिस? ही सेड नो। तो ये जो स्कैमर्स है ना, इनकी वजह से जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं और जो जेन्युइन जो लोग परेशानी में हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, इसलिए सब डरते हैं।
और इस चक्कर में हो क्या रहा है कि पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, होती सारे है। इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ब्लेम कर दिया जाता है कि होती है। हर इंसान एक तरीके का है। ओके मिस्टर अनुभव, एक दो क्वेश्चन आए थे, आई वुड लाइक कि मैं कोशिश करूं आपसे जानने की, बिकॉज ऑडियंस ने हमसे बोला था कि अगर हम्म सर आते हैं तो उनसे इस बारे में बात कर लीजिएगा। मेरे एक फ्रेंड है, उनका सिबिल खराब है। हम्म अगर किसी इंसान का सिबिल खराब होता है हम्म तो उसके बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी, कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देगा। हम्म सिबिल इज कनेक्टेड विद योर पैन कार्ड। कहीं से भी आप लोन लेते हो तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड मांगते हैं। हम्म पैन कार्ड एक अथॉरिटी है, हम्म सिबिल एक अथॉरिटी है जो सारे हम्म पैन कार्ड्स को पंच इन करती है कि आपने कितने लोन कौन कौन से बैंक से लिए हैं हम्म और आपने कहाँ कहाँ पे डिफॉल्ट किया है। आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हो तो आपको कौन लोन देगा? एग्जैक्टली। तो वो प्रॉब्लम में ही है। लेकिन हाँ, अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है हम्म तो फिर आपको फिर एक इन्वेस्टर ही आपको एक सपोर्ट दे सकता है, बैंक और एनबीएफसी तो नहीं देगा। एक टाइम पे एक मूवी का डायलॉग था, 25 दिन में पैसा डबल। हाँ, पोंजी स्कीम्स चलती हैं पॉन्जी देश में, स्कीम्स आज भी चलती है। आज भी चलती हैं। आज भी चलती है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा बहुत सारे ये क्रिप्टो के स्कैम्स हो रहे हैं एग्जैक्टली यस, हाँ। कि आप हमारे यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, हम्म हम आपको 2 महीने बाद 2 लाख रुपए देंगे। हम्म एंड देर प्रॉपरली साइनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर इट। भेड़ चाल है, सब जा रहे हैं, वो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम्म सामने वाला कोई अजूबा तो है नहीं। दैट्स ट्रू। क्रिप्टो ट्रेड इज कंप्लीटली मैनेज्ड बाय यूएस। हम्म बंदा इंडिया में बैठा है, वो आपका पैसा यहाँ पे बैठे बैठे यूएस का ट्रेड समझ गया, जो आज तक यूएस गया भी नहीं, उसके पासपोर्ट पे यूएस का थप्पा भी नहीं है, हम्म और वो आपका पैसा डबल करके दे देगा। Where is the common sense? ये सब स्कैम्स है और कुछ नहीं। द बेस्ट थिंग व्हाट इज टू बी डन, प्रॉपरली अपने सिबिल को ठीक करने के लिए, जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को जो आपके बिजनेस में आ रही है सॉल्व करने के लिए, अगर आपको किसी बैंक से या एनबीएफसी से लोन नहीं मिल रहा है तो आप एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढिए। आप उस इन्वेस्टर की पहले ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिए कि क्या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या उसके पास प्रॉपर जीएसटी नंबर है, क्या वो प्रॉपर इनवॉइस देता है, क्या उसकी टर्म शीट आती है, क्या वो प्रॉपरली सारे सिनेरियो को फॉलो करता है, और उसके बाद आप उससे लोन लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका सिबिल ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। अगर कोई भी इंसान स्टार्टअप करना चाहता है, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, और रियलिटी शोज की तो उसने कंडीशन देख ली कि अब क्या हो सकता है, लेकिन आप उसको क्या ऐसे 3 से 4 पॉइंट बताओगे ताकि उसका स्टार्टअप एक अच्छा स्टार्टअप बन के निकले? स्टार्टअप अगर अपना खुद का स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो स्टार्टअप आप करना चाहते हो, अगर वो चीज़ कहीं ऑलरेडी चल रही है या वो सेम आइडिया किसी और कंपनी में रनिंग है, तो आप उस कंपनी में जाके सबसे पहले जॉब कीजिए, ओह माय गॉड, एक्सपीरियंस लीजिए, समझिए। उसके बाद एक ऐसी टीम हायर कीजिए जो आपके उस स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके। उसके बाद किसी इन्वेस्टर के पास जाके अपने आइडिया को बताइए, और उस इन्वेस्टर से कभी भी इक्विटी में पैसे मत लीजिए, टेक इट इन डेट, क्योंकि जो भी आप कमा रहे हो वो एंड ऑफ द डे उस इन्वेस्टर के पास ही जा रहा है। मिस्टर अनुभव, हाल फिलहाल में मिस्टर पीयूष गोयल जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, उन्होंने ये कहा स्टार्टअप कल्चर को लेके कि एक पर्टिकुलर 2-3 सेगमेंट ही हैं जिसमें स्टार्टअप चल रहे हैं। फूड की बात कर लेते हैं, या टेक्नोलॉजी, डिलीवरी की बात कर लेते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हल्का सा यूज़ करके आप दिखा देते हो कि आपने बहुत बड़ा स्टार्टअप कर लिया है। इंडिया में क्या आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही सिमिलर स्टार्टअप आप देख सकते हैं, या कुछ नया टेक्निकल एडवांसमेंट इंडिया में होगी? इंडिया में आप सिर्फ इसी के बारे में स्टार्टअप देखेंगे कि या तो जोमेटो की तरह, अमेजोन की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह कोई ऐप्स बनाना चाहता है, और ऐसी हजारों ऐप्स ऑलरेडी हैं, लोग जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग ही नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, जो एआई है, फ्रैंकली हम एआई को सपोर्ट तो कर रहे हैं हर चीज के अंदर, लेकिन हम एआई की वजह से अपने माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं। दैट्स वेरी ट्रू, यस। आज मुझे कोई एक्सेल शीट बनानी है, मैं एआई के अंदर थोड़ा बहुत उसको बोल दूंगा, वो एक्सेल शीट रेडी होके आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है।
मैंने वो एक्सेल शीट सबमिट कर दी, मेरा काम खत्म। जब एआई एक 50 साल के आदमी को 20 साल का जवान बना सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। ठीक है। बट दिस एआई इज गोना किल द कंट्री फॉर श्योर। आई विश आपकी बात कभी सच ना हो। मैं खुद नहीं चाहता ये सच हो। एग्जैक्टली। मिस्टर अनुभव मित्तल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई बिलीव कि आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट शायद समझ जाएंगे, या बहुत सारे रियलिटी शोज को एक रियलिटी फेस करने को मिल जाएगी, और बहुत सारे स्टार्टअप कल्चर को भी समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है इन शोज की। एग्जैक्टली। और स्टार्टअप अगर आप बना रहे हैं तो सो कॉल्ड स्टार्टअप वो नहीं है, उसमें आपको एफर्ट्स लगाने हैं। और फॉर एग्जांपल मिस्टर अनुभव ने भी कहा कि पहले जॉब करो, उसके बाद फिर पहले बताएंगे। एक्सपीरियंस लो, पहले एक्सपीरियंस लो, एग्जैक्टली। उसके बाद आप फिर प्लान करना कि मुझे यूनिकॉर्न बनना है या आगे फर्दर चीजें करनी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो एंड मच। दिस वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने ली है, एंड आई बिलीव हम दोबारा बैठेंगे एंड दोबारा डिस्कशन करेंगे। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।